पहली बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग होता है, 4 मिनट हो 2 मिनट हो कुछ भी हो। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं टीडीएस का ये सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में जितने भी सेक्शन अपन ने पढ़े हैं उसको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। पहला अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 192, सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की। और लायबिलिटी कोई लिमिट कोई रेट वाइज नहीं है। जितने भी आपके अंडर में एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भी रियल टैक्स बनता है सैलरी के ऊपर वो पूरा आपको सैलरी में से डिडक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आप चाहो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके करो या आप चाहो तो एंड के मंथ्स में डिडक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें आपको हर एम्प्लॉय का कंप्यूटेशन खुद से करना पड़ेगा, उसके डिडक्शन वगैरह सब ध्यान में रखने पड़ेंगे और जो फेयर कंप्यूटेशन है उसके अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, जितना भी टैक्स बनता है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अकॉर्डिंगली। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 192A कि अगर कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से पैसा विड्रॉ कर लेता है रिटायरमेंट से पहले, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल, तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करेगा? वो प्रोविडेंट फंड का केयर टेकर जो मेंटेन करता है प्रोविडेंट फंड। 50,000 से ज़्यादा है तो डिडक्ट करेगा। और अगर उस एम्प्लॉय ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं किया है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगला है आपका 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, 10% टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। इसमें 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस डिडक्ट होता है, नहीं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अगला वाला है कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, वो इंडिविजुअल एचयूएफ को पे कर रही हो, अकाउंट पे ही चेक से पे कर रही हो, तो लिमिट है 5,000 तक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, नहीं तो उससे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट है आपका 194 डिविडेंड के ऊपर। कोई भी कंपनी रेसिडेंट शेयर होल्डर को, बोला था ना कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कंपनी रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है तो विदाउट एनी लिमिट 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी। सॉरी, विदाउट एनी लिमिट क्यों? 5,000 की लिमिट है, 5,000 से ऊपर पे कर रही है तो टीडीएस डिडक्ट करेगी। देन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसको अपन ने दो पार्ट में पढ़ा। एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर नॉर्मल सिटीजन्स के लिए 40,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, लिमिट 40,000 है, रेट है 10%। और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 40 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 50,000। और अगर एफडी है तो ही टीडीएस डिडक्ट होता है, एफडी के बाद सेविंग बैंक के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। देन एफडी को छोड़ के अब कोई दूसरा पर्सन किसी और पर्सन को किसी लोन के अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट पे करता है तो उसकी लिमिट है 5,000। और कौन डिडक्ट करेगा? जिसके ऊपर ऑडिट की लायबिलिटी आ रही है वो। अब इस ऑडिट की लायबिलिटी वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा हेयर इन आफ्टर रिफर्ड एज ऑडिटी असेसी। क्या बोलूंगा? ऑडिटी असेसी। ऑडिटी असेसी से मेरा मतलब है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी कराएं कि ना कराएं, आई डोंट केयर। पार्टनरशिप और कंपनी तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा, इंडिविजुअल एचयूएफ कब करेंगे? उनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख। तो ये 5,000 की लिमिट 10% की रेट सिर्फ के लिए, किसके लिए? ऑडिटी असेसी के लिए। डिडक्टर कौन है? ऑडिटी असेसी है। देन 194B एंड 194BB दोनों सेम है। कैजुअल इनकम पे 10,000 से ऊपर 30% टीडीएस डिडक्ट होता है। 194C, कल ये लास्ट सेक्शन था हमारा। 194 में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, वापस से ऑडिटी असेसी। अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट 30,000, ईयरली पेमेंट 1 लाख, इंडिविजुअल एचयूएफ का 1%, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अभी तक जो भी पढ़ा उसमें मेजर सेक्शंस में था टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। शुरू के केसेस में सैलरी वाले में था एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बोल भाई, कल के डाउट। 44AD, हाँ 44AD में 2 करोड़ की वाली बात होती है। नहीं करेगा, नहीं काटेगा। देखो 44AD में ये बात लिख रखी है कि 44AB में तो ये लिख रखा है 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराने की जिम्मेदारी है, तो जो ऑडिट कराएगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट वाली बात नहीं लिखी, यहाँ पे तो 44AB 1 करोड़ 50 लाख लिखी हुई है। लेकिन इसको सुपरसीड करता है एक और स्पेशल प्रोविजन 44AD जो कहता है 2 करोड़ तक अब ऑडिट कराने की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप 44AD में जाते हो तो 44AB आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 44AB आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो TDS भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझे कि नहीं? ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194D। 194D 194D 194G और 194H लिख लो वहाँ पे। कहाँ लिखोगे आप ये? जहाँ 194D लिखा हुआ है ना, वहीं पे लिख लो 194G एंड 194H। 194D यहाँ लिखा हुआ है ना, यहीं पे लिख दो आप 194G एंड 194H। क्या कहना चाहते हो सर? कि ये तीनों सेक्शन 194G एंड 194H सेम है, 15,000 की लिमिट है, 5% का TDS है। किसके ऊपर? कमीशन के ऊपर। ये इंश्योरेंस का कमीशन है, वो सेल ऑफ लॉटरी टिकट का कमीशन है, और 194H ये है लॉटरी टिकट्स का कमीशन, और 194H है अदर कमीशन। सब के लिए 15,000 की लिमिट है, 5% का TDS है। किसके ऊपर लायबिलिटी है? वापस से वही इंश्योरेंस कमीशन, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। लॉटरी टिकट तो जो लॉटरी मेंटेन करता है उसके ऊपर लायबिलिटी है। अदर कमीशन की लायबिलिटी ऑडिटी असेसी के ऊपर लायबिलिटी है कि 15,000 से ज़्यादा का आप कमीशन पे करते हो तो 5% TDS डिडक्ट करोगे आप। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है आपका 194DA। 194DA एक स्पेशल सेक्शन है, 3 स्टार मार्क कर लो। ये स्पेशल सिचुएशन पे अप्लाई होता है, हमेशा नहीं होता। ये है एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक इनकम टैक्स में, सबको रिकॉल करो वन बाय वन हैंड रेज करके बोलो तो मजा आएगा। पहले आर्ची बोल रही थी, बोल। ATC में डिडक्शन मिलता है। कैसे मिलता है डिडक्शन ATC में? पक्का? ठीक है, करेक्ट है। ATC में आपको डिडक्शन मिलता है। 2012 के पहले की पॉलिसी है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, उसके बाद की पॉलिसी है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, और डिसेबल्ड पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है तो 2013 के बाद 15% ऑफ सम अश्योर्ड। इसका आपको ATC में डिडक्शन मिलता है, आप जो प्रीमियम पे करते हो उसका। और कुछ कहीं पड़ा है? वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय टैक्सेबल है। ठीक है, सैलरी में टैक्सेबल है। और हाँ, अदर सोर्सेज में क्या है? प्राची, कमीशन के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कह रहा हूं। 1 लाख से ऊपर 2% TDS, ये अदर सोर्सेज में पढ़ा है अपन ने। और कुछ पढ़ा है अपन ने अदर सोर्सेज में? ये वही TDS वाली बात ही है, लेकिन और कुछ भी पढ़ा है अपन ने अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में हमने ये पढ़ा है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस अवेल करते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो, अगर वो प्रीमियम ATC के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर है, तो जब सम अश्योर्ड मिलेगा आपको, मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी, आपको जो सम अश्योर्ड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 10%, 15%, 20% से हायर था, तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर ये सम अश्योर्ड 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर ये सम अश्योर्ड 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5%, 2% मैंने लिखवा रखा है, गलत है, नया रेट क्या है? 5%। 5% से TDS डिडक्ट होगा, लेकिन किसके ऊपर? ओनली एंड ओनली इनकम कंपोनेंट पे। 5% सिर्फ किस पे? इनकम कंपोनेंट पे। इनकम कंपोनेंट क्या होगी? एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल है, धुंधली मेरे को फिगर याद है कि 4 लाख का सम अश्योर्ड है और 45,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहा है 4 साल तक। तो 4 लाख के सम अश्योर्ड पे 10% का प्रीमियम बनता था 40,000 रुपये। साले तू 45 पे कर रहा है ना, 5 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। और तू जो ज़्यादा पे कर रहा है पूरे का नहीं मिलेगा, 40 का तो मिल जाएगा, 5 का नहीं मिलेगा। यही था हर क्वेश्चन में, यही था, 40 का मिल जाएगा, 5 का नहीं मिलेगा। ये तो डिडक्शन वाली बात। पर क्योंकि आप एक्सीडेड रेट से प्रीमियम पे करते हो, तो जो सम अश्योर्ड पे 4 लाख मिलेंगे ना, वो फुली टैक्सेबल। ठीक है, अब TDS किस पे डिडक्ट होगा? कि इस 4 लाख में से
आपका जो टोटल प्रीमियम है वो माइनस करने के बाद जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उतने पे आपको क्या मिलेगा, TDS डिडक्ट होगा। तो 45,000 रुपये आप 4 साल तक पे कर रहे थे, कितना हो गया 1,80,000। 4 लाख में से 180 माइनस करने के बाद 2,20,000 पे 5% TDS डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर 3 स्टार मार्क करें हमें, क्योंकि अभी तक जो TDS डिडक्ट हो रहा था वो टोटल अमाउंट पे हो रहा था। क्या मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपए पे किए तो 2 लाख पे TDS डिडक्ट होगा। मैंने कमीशन के 50,000 पे करे तो 50,000 पे TDS डिडक्ट होगा। मैंने इंटरेस्ट 70,000 पे किया तो 70,000 पे होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है 4 लाख, पर TDS कितने पे डिडक्ट होगा, 2,20,000 टोटल प्रीमियम माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ये कब, अगर आपका अमाउंट टैक्सेबल है तो। टैक्सेबल कब होगा, जब लिमिट एक्सीड करेगा तब टैक्सेबल होगा। सर लिमिट के अंदर है तो पूरा 4 लाख रुपए क्या है, एग्जेम्प्ट है। जब अमाउंट ही एग्जेम्प्ट है तो TDS क्यों काटोगे आप। ठीक है, चले आगे बढ़े अपन। E पेमेंट टू, एक स्टार मार्क करेंगे अपन, सिंगल स्टार मार्क करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115 BBA। तेल लेने या 115 BBA हमें मतलब नहीं है। आप किसको पे कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पैसे दे रहे हो, कोई भी पैसे दे रहा हो, कितना डिडक्ट करेगा, 20.8%। 20.8 तो 0.8 किसका है, 4% सरचार्ज का है, सॉरी सरचार्ज नहीं सेस का है। तो TDS की रेट 20% है, उस पर सेस और ऐड करेंगे 20% का 4%, तो इफेक्टिव रेट क्या आएगी 20.8। कब डिडक्ट करेगा, वही क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, ये पढ़ रखा है बेटा अपन ने, ये अपन ने अदर सोर्सेज में पढ़ रखा है। जब मैंने आपको नेशनल सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में फ़र्क समझाया था। ठीक है, इसमें गधे लोग शुरू में थोड़ा थोड़ा माफ़ करते हैं, फिर जब आप विड्रॉ करते हो टैक्सेबल कर देते हैं। 2,500 के ऊपर के विड्रॉल पे 10% का TDS भी डिडक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF का एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली विड्रॉल की एंट्री क्या पास करोगे सालों, वो तो जब वो विड्रॉ करेगा पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर है, हाँ बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया तूने। सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही कमीशन है, 15,000 की लिमिट है, 5% का TDS है, क्रेडिट और अमाउंट पे विच एवर इज अर्लियर। कौन कौन, एनी पर्सन स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेजिंग और सेलिंग लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स को बेचने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का जिसका काम है, 194G में 15,000 के कमीशन के ऊपर 5% TDS डिडक्ट होगा। शुरू में ही टाइम लगता है। शुरू में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि TDS का कंसेप्ट हमारे लिए नया नया होता है, नया नया होता है, तो TDS के आसपास की बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है TDS के एस्पेक्ट को समझने में। एक बार हम उसकी थीम समझ गए ना, तो फिर बाकी के सेक्शंस में तो कौन किसका कितना अमाउंट कितना रेट सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें रह जाती है। समझ में तो हमें, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ये वाला आप प्रैक्टिस कर लो, ये वाला सेक्शन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये भी कमीशन वाला है, ज़रा रीड करके देखो प्लीज़। ओके, आप लोगों ने रीड किया 194H, सिंपल है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं सारा वही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये एक तो तमाशे मेरे को बहुत बुरे लगते हैं यहाँ।
अगला कौन सा है 194I, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। रेंट के केस में 2,40,000 के ऊपर कोई रेंट पे करेगा ईयरली तो 10% उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के केस में 2%, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर और अदर थिंग्स के केसेस में 10%। ठीक है, क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी 2%, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनिटी टू अ बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स 10%। कब? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कौन डिडक्ट करेगा? ऑडिटी असेसी, जिसको ऑडिट कराना कंपलसरी हो। ठीक है, (194IA) यहां पे लिख दो, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 194IA हेडिंग बहुत उल्टी सीधी लिख रखी है इन्होंने, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। आप तो लिख दो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 50 लाख से ऊपर का सेल कंसिडरेशन है तो जो बायर है वो जब सेल कंसिडरेशन सेलर को पे करेगा तो फिर उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये रहा 1%, सारे तुक्के सही बैठे हैं। 1%, 50 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और कोई भी एनी पर्सन, कोई ऑडिटी अथॉरिटी असेसी नहीं होगा, हर किसी को, मतलब मैं भी इन माई पर्सनल कैपेसिटी एज अ बिजनेसमैन भी नहीं, इन माई पर्सनल कैपेसिटी, मेरी पर्सनल इनकम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ और उसका कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा पे करता हूँ तो 1% टीडीएस डिडक्ट करके मुझे जमा कराना पड़ेगा। समझ में आया? ये सब के ऊपर एप्लीकेबल है इंडिया में। एक ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर होगा तो मैं 10-10 लाख की 6 प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो 6 लोगों को अलग अलग पेमेंट कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। एक जने से ही 3 अलग अलग प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ तो एक प्रॉपर्टी का 50 लाख है। हाँ तो बेटा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 50 से ऊपर हो गई, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 40-40-20 पे भी। ठीक है, हाँ भले ही मैं अलग अलग ईयर में पे कर रहा हूँ पर वो प्रॉपर्टी की लिमिट है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए ईयरली लिमिट नहीं है। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कि या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 50 लाख से ऊपर हो गई या जो ट्रांसफर अमाउंट है वो 50 लाख से ऊपर हो गया, विच एवर इज हायर में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, भले ही आप उसको 5-5 लाख करके पे करो कितनी भी इंस्टॉलमेंट में। बेटा अपन ने ये रूल कैपिटल गेन में भी यूं ही पढ़ रखा है कि आपने कोई चीज़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में खरीदी है तो जो डिफरेंस है वो अदर सोर्सेज में इनकम मानी जाती है। आपने कोई चीज़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेची है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेल कंसिडरेशन माना जाता है। हाँ 10% का गैप है, वो मार्जिन दे रखा है आपको, लेकिन रूल तो बेसिक यही है ना। ठीक है, तूने कोई चीज़ 40 लाख में खरीदी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख थी तो 55 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो उसके ऊपर तुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 1% 55 लाख का। ठीक है, तूने कोई चीज़ 60 लाख में खरीदी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है तो 60 लाख का 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट और पेमेंट। इससे ताहिर के डाउट को रिलेट करें। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, हर साल 40 लाख 20 लाख पे कर रहे हैं, 3 साल में पेमेंट कर रहा हूँ। भाई उन्होंने क्या कहा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो 1 करोड़ की एंट्री तो इस साल पास करनी पड़ेगी ना, क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना 1 करोड़। तो जैसे ही क्रेडिट करा 1 करोड़ का 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, आप उसको पे करते रहना भले ही बाद में। बेटा ये तो लीगल चैनल ही देखेगा, कैश देखेगा तो तुम चोरी कर रहे हो, कौन देखने आएगा? मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लाख रुपए थी, तो मैंने पेपर बनवा लिए 30 लाख के। मैं बैंक से 30 लाख रुपए दूंगा और 70 लाख उसको कैश में दूंगा।
तो क्या मैं बताऊंगा क्या कि मैं तो 1 करोड़ दे रहा हूँ, 1% TDS डिडक्ट कर लो? क्या वो बताएगा क्या? फिर तो TDS किस पे आएगा? आएगा ही नहीं, 50 लाख से कम है, समझेगी नहीं। इतने सीधे नहीं है बेटा, तू क्यों अपनी तरह सबको देख। स्टार मार्क करो 194 IB। TDS ऑन रेंट क्या पढ़ा है आप लोगों ने? TDS ऑन रेंट क्या पढ़ा है? 240 से ऊपर कौन TDS डिडक्ट करेगा? ऑडिट या CC? हमारे लिए ऑडिट या CC, कंपनी पार्टनरशिप और इंडिविजुअल HUF जिनको ऑडिट करानी है। तो मैं तो सब चारों को मिला के क्या बोलता हूँ? ऑडिट या CC। तो 240 वाली बात तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑडिट या CC। अब जिनके ऊपर 240 एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए एक हायर लिमिट वाली आई 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो उसको अब कितना डिडक्ट करना पड़ेगा? 5% क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और वही कौन इंडिविजुअल HUF जो वहाँ कवर नहीं हो पाए उनके लिए, ठीक है? यस, तभी तो मैं बोल रहा था TDS वाला चैप्टर इतना टाइम नहीं लेगा, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। वो ऑडिट या CC है और है ना उसका रेंट है ना 50,000 पर मंथ है, तो 1% रिटर्न करेगा कि 5% रिटर्न करेगा? 10%। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है वो अब तो तू यूँ सोच कि मैं इंडिविजुअल हूँ, ऑडिट कराता हूँ, दिवाली के सीज़न में 4 महीने के लिए गोडाउन लेता हूँ, 60,000 रुपये, यूँ मान लो 55,000 रुपये किराया पे करता हूँ उसका, सिर्फ 4 महीने के लिए लेता हूँ। तो 55 × 4 कितना हो गया? 2,20,000। 240 से कम है ना, TDS डिडक्ट नहीं करूँगा। पर सर 50,000 रुपये से तो ज़्यादा है ना, तो मेरे ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो वो वाला एप्लीकेबल है। हाँ, समझे आप कि नहीं समझे? ठीक है। नहीं, एग्रीकल्चर लैंड शुरू से लेकर आखिरी तक एग्जाम कर रखी है ना, तो फिर TDS क्यों लेंगे? यार अब बोर हो गया TDS पढ़ते पढ़ते, मेरे को तो ये नाटक करते करते बोर हो गया मैं। एक दो सेक्शन और पढ़ाऊंगा, बाकी सेक्शन तुमको घर से पढ़ के आने हैं, और जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछना है, ठीक है? पूरा पूछना है मुझसे। 194 IC, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 45(5)(a), नो थ्रेशहोल्ड स्पेसिफाइड, एनी रेसिडेंट 10%, any person responsible of paying any sum by way of consideration not being consideration in kind under a registered agreement where land and building or both are handed over by the owner of development of real estate for a consideration being a share of land on building or both such with payment of part consideration in cash, 10% credit or payment which was earlier. Specified agreement क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है मेरे को। शायद तू बता यार। हाँ, बाप का मकान, बाप की दुकान। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यही स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होता है जब एक लैंड ऑनर अपनी लैंड के डेवलपमेंट राइट्स किसी डेवलपर को दे देता है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन करता है और इसको बदले में या तो उस कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में से शेयर दे देता है या पैसे दे देता है। अब वो कह रहा है अगर शेयर दे रहा है तो TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर पार्ट में कोई कैश में कंसिडरेशन भी देता है तो जितना कैश का कंसिडरेशन है उसके ऊपर TDS डिडक्ट होगा। कितना परसेंट? 10%, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? केक कट कर रहे हैं, यहाँ ले आओ ना सर को। ठीक है, आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ मैं बेटा। अब अगला सेक्शन अपन ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। बढ़िया, बहुत ब्रेक भी आ गया यार, आधा घंटा पढ़ लिया। आ जाओ।
बेटा इस स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वाले सेक्शन में कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब अगर मैंने उसको ज़मीन देके 2 फ्लैट के साथ साथ बोला 10 लाख रुपए ऊपर देने पड़ेंगे तो 10 लाख का 10% डिडक्ट हो जाएगा। बोला 50 लाख ऊपर देने पड़ेंगे तो 50 लाख का 10%, 5 करोड़ भी देने पड़ेंगे तो 5 करोड़ का भी 10%। क्लियर? 5 लाख देने पड़ेंगे तो 5 लाख का भी 10%, 50 रुपये देने पड़ेंगे तो 50 रुपये का भी 10%। ठीक है, नेक्स्ट। (194J) स्टार मार्क कर लो, बहुत कॉमन सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आता है, पीजीबीपी में भी मोस्टली आता है। ये वाला है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं। जनरल सेक्शन कि अगर आप किसी को, कौन, ऑडिटी एसएससी किसी को प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस पे करता है और वो 30,000 ईयरली से ज़्यादा पे करेगा तो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो याद रखने के लिए प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस 30,000 की लिमिट, 10% की रेट। अब इसको फ़र्क क्या समझते हैं अपन कि फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, सब चीज़ें ही आ गई। प्रोफेशनल फीस आ गया, टेक्निकल फीस आ गया, रॉयल्टी आ गया, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इसमें से किसी में कोई डाउट है आपको? नॉन कम्पीट फीस क्या होता है? काम मत करो, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको, पैसे लो और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और जाओ। इसके ऊपर भी 30,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। लिमिट कितनी है? 30,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम। हाउएवर दिस लिमिट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टर को तो जितना ही पेमेंट करोगे टीडीएस डिडक्ट करोगे, लेकिन अभी ये कह रहा है फॉर ईच कैटेगरी। मतलब मान लो मेरी कंपनी ने एक बंदे को अपॉइंट किया जो मुझे प्रोफेशनल सर्विस भी देता है, टेक्निकल सर्विस भी देता है, उसको मैं किसी बात की रॉयल्टी भी पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 अलग अलग तरीके की फ़ीस दे रहा हूँ तो तीनों फीस के लिए 30 की सेपरेट लिमिट रहेगी। मतलब जब मैं रॉयल्टी पे करूंगा तो उसके लिए लिमिट इंडिविजुअली चेक करूंगा, टेक्निकल फीस के लिए लिमिट इंडिविजुअली चेक करूंगा और प्रोफेशनल फीस के लिए इंडिविजुअली चेक करूंगा। एग्जाम्पल, फर्दर एग्जाम्पल, मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ उसको 40,000, 30 से बियॉन्ड है, पूरे 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा। मैं टेक्निकल फीस पे कर रहा हूँ उसको 25,000, तो 30 के बियॉन्ड, 30 के से बिलो है तो मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। प्रोफेशनल फीस में उसको पे करना 25,000, 30 के बिलो है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। हम ये नहीं देखेंगे सर 25, 50 और फिर 40, ये तो 90 हो गया, 90 पे 10% डिडक्ट करो, नहीं। एक कैटेगरी की एक लिमिट है अलग अलग। ठीक है, अब इसमें भी स्टैंडर्ड रेट तो कितनी है? 10%, लेकिन एक दो कैटेगरी के लिए एक्सेप्शनल रेट है ओनली 2%। टेक्निकल फीस 2% पेइंग एंगेज ओनली इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का काम है तो कितना परसेंट है भाई? 2% है। 2% केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी वेयर सच where such sales, gross receipts or turnover from the business or profession exceed नहीं where such royalty is in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition or cinematic films। मतलब ये जो रॉयल्टी पे कर रहे हो आप किसके लिए पे कर रहे हो? सिनेमैटिक फिल्म्स के लिए पे कर रहे हो, तो फिर कितना परसेंट है भाई? 2%। बाकी सब अदर पेमेंट्स के लिए कितना परसेंट है? 10%। बाकी सब के लिए 10%। मतलब आम दुनिया पे कितना लगता है? 10%। आज मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अगर वो सामने वाला ऑडिटी एसएससी है, ऑडिटी एसएससी किसको बोल रहे हैं बेटा? अपन ने एक लीगल टर्म बना लिया है, ऑडिटी एसएससी की इस चैप्टर के लिए डेफिनेशन हमने डिसाइड करी है। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी सारी, इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन? जिसके ऊपर ऑडिट कराने की लायबिलिटी है। तो इन सब को बार बार बोलने से अच्छा है मैं इनको क्या बोल देता हूँ? ऑडिटी एसएससी। तो अब मैं जिसको भी मेरी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ,
अगर वो ऑडिट एसएससी है तो मेरा टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा 10%, अगर वो मुझे 30,000 से ज़्यादा का सालाना पेमेंट करता है तो, नहीं करता है तो फिर नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये लपड़ पड़ेगा जोर से। 30,000 ईयरली पेमेंट है, भले ही 3-3 हज़ार रुपये करके 10 महीने में 3 बार 10। अरे वो कॉन्ट्रैक्टर में पढ़ तो नहीं मैडम, 30,000 और 1 लाख। हाँ बेटा, अब क्या हो रहा है, अपन बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं और अब अपना पाप का घड़ा भर गया है। अब चीज़ें उभर के निकल रही हैं, ठोस के भरनी पड़ेगी। तो यही वो टाइम है जब जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने मैराथन देखी, मैराथन्स होती है मैराथन्स, उसमें तो क्या होता है कि जब मैराथन भागना चालू करते हैं तब धीरे धीरे भगते हैं, क्योंकि एनर्जी सेव करनी पड़ती है। जोर कब पकड़ना पड़ता है? एंड में। और तुम्हारा जोर पकड़ने का टाइम आ गया। तुमने अगर पहले खूब मेहनत कर ली है और अभी तुम लूज हो गए तो खरगोश बन जाओगे। ठीक है, अब तो तुम्हें जोर पकड़ना है। तो और जितनी अभी तुम्हारा मतलब जो भी थकान है, पढ़ के थक गए ना, अब तो जो भी थकान है सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। आदमी फिजिकली नहीं थकता, जिससे ज़्यादा वो सोच के मेंटली थक जाता है। अगर तुमने ये मान लिया कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, तुम्हारा माइंड भी और बहुत मेहनत कर ली तो क्या। और अगर तुमने किसी और को अपन खुद से ज़्यादा मेहनत करते हुए उसी टाइम पे देख लिया और तुमने ये रियलाइज़ कर लिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा माइंड ये एक्सेप्ट करेगा, भाई यार अपन ने तो कुछ भी नहीं करा और पढ़ो। ठीक है, तो कभी भी अपने मन में ये मत आने देना तुमने बहुत पढ़ लिया। जो तुम कोटा वाले कुएं में हो, यहाँ तुम बहुत कम पढ़ते हैं, उनके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया होगा। लेकिन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो बच्चे अभी 2 ग्रुप की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, पूरे 8 पेपर दे रहे हैं और वो तो रैंक भी लाएंगे। तो हमने बहुत कम पढ़ा है, अभी हमें और कैपेबिलिटीज़ है। पढ़ते हैं, चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसको डिडक्ट करना है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। हाउएवर इन केस ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज पेड और क्रेडिटेड इंडिविजुअल एचयूएल whose total sales gross receipts or turnover from business or profession exceed 1 crore in case of business or 50 lakh in case of profession during the immediately preceding financial year is liable to deduct tax under section 194J except where fees for technical professional services is credited or paid exclusively for his personal purpose। बेकार बात लिखी हुई है, वही ऑडिटी एसएससी है। लेकिन ऑडिटी एसएससी रुकावट के लिए खेद है, लास्ट वीडियो अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि ऑडिटी एसएससी को टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन ऑडिटी एसएससी जो प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस पे कर रहा है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए पे कर रहा है, तो फिर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसके लिए 194J एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एक और सेक्शन बना रखा है उन्होंने, 194N या O। अपन आगे चल के पढ़ेंगे, विश्वास रखो, अभी नहीं पढ़ना, अभी पलटाना नहीं है पन्ना। मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मैं ऑडिटी एसएससी हूँ, आप सब मेरे प्रोफेशनल्स हो, तो आप सबको जब मैं 30,000 से ज़्यादा ईयरली पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं टीडीएस डिडक्ट करूँगा। लेकिन उसमें से भाटिया और ये लवीना, तू ही लवीना भाटिया ही है, तो तू कौन है फिर? पूरा नाम क्या है बेटा तेरा? कटारिया और लवीना। अरे तुम कैसे कंफ्यूजिंग नाम रखते हो? अरे यार इसका नाम ले रहा हूँ, उसका सरनेम ले रहा हूँ, क्या है तेरे को यार, समझा रहा हूँ, समझना यार। एक्स और वाई दो मेरे कोई ऐसे प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर थे जिनसे मैं मेरा पर्सनल घर बनवा रहा था। ठीक है, आप सबको जो पेमेंट दे रहा था वो बिजनेस के रिलेशन में दे रहा था, इनको जो पेमेंट दे रहा था वो मेरे पर्सनल जो घर बन रहा है उसके रिलेशन में दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूँगा। उसके लिए कोई और सेक्शन एप्लीकेबल है जिसमें अमाउंट की लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। अगर अब मैं पर्सनल नेचर के लिए एक्सीडेड लिमिट से पे करता हूँ तो वहाँ पड़ेंगे, वहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हाल फिलहाल सिंपल बिजनेस कैपेसिटी में पे कर रहा हूँ, टीडीएस डिडक्ट करूँगा जिसको मैं इनकम टैक्स में खर्चा मानना चाहता हूँ।
और जिसका मेरे इनकम टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में पे कर रहा हूँ, उसके लिए टीडीएस डिडक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है? 12:52। क्या हुआ बेटा? 194K इनकम फ्रॉम यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेन। इसकी माँ का साकी नाका, ये कौन सी वाली चीज़ है? वही डिविडेंड वाली चीज़ है। अब आप शेयर्स के अगेंस्ट में डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड्स के केस में यूनिट से इनकम आपको मिलती है। आप सेल नहीं कर रहे हो, ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, पर उन यूनिट से आपको क्या मिल रहा है? कोई ना कोई इनकम डिराइव हो रही है। तो अगर वो इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेइंग इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड कंपनी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात खत्म करो। क्या याद रखोगे आप? म्यूचुअल फंड, एक स्टार मार्क कर लो। म्यूचुअल फंड जो मेंटेन करता है वो अगर इन यूनिट होल्डर्स को कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो 5,000 से ऊपर है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 194 LA कंपनसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो कंपनसेशन वर्ड कहाँ यूज होता था बेटा? कंपल्सरी एक्विजिशन में। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। कैपिटल गेन, आप लोगों ने कैपिटल गेन नहीं पढ़ा है बेटा? कैपिटल गेन में क्या होता है कि मेरी कोई लैंड एंड बिल्डिंग सरकार किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। मान लो उनको ये रोड बड़ा करना है तो उन्होंने कहा सब खाली करो चलो, और अब ज़मीनें गई जिसकी, उनको क्या मिलेगा बदले में? कंपनसेशन मिलेगा। तो सरकार अगर ये कंपनसेशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा दे रही है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो देखो कंपनसेशन हो सकता है 6 लाख डिसाइड हुआ हो, पर सरकार उसको सालाना 2-2 लाख रुपए करके पे कर रही है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। सरकार जिस साल में 2.5 लाख से ज़्यादा पे करेगी उस साल में 10% टीडीएस डिडक्ट कर देगी। मीन्स यहाँ पे वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाला फंडा है। 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, 2.5 लाख से कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 2.5 लाख सालाना है, वन टाइम नहीं है, मतलब 2-2 लाख करके साल में 2 बार मिल गया तो 4 लाख हो गया ना बच्चों। तो पूरे 4 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? 194M स्टार मार्क कर लो। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज, फीस और प्रोफेशनल फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 50 lakh in a financial year. Individual or HUF other than those who are required to deduct tax at source under 194C, 194H, 194J, any resident 5% at the time of credit of such payment. कौन सा वाला अभी बोला ना? X और Y, लवीना भाटिया, संजना कटारिया, सही बोला? ओके। इन दोनों को जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो किस कैपेसिटी में कर रहा हूँ? पर्सनल कैपेसिटी में पे कर रहा हूँ। जब बिजनेस की कैपेसिटी में पे कर रहा था लिमिट कितनी थी? ओनली एंड ओनली 30,000। पर्सनल कैपेसिटी में पे करने की बारी आई तो लिमिट 30,000 से मल्टीपल टाइम्स बढ़ के कितनी हो गई? 50 लाख पर ईयर। कब होगा? वो घर वाले केस में होगा। मैं मेरा घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ तो ठेकेदार को अपॉइंट किया, उसको अब उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस पे कर रहा हूँ वो 50 लाख से ज़्यादा है। आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, उसको उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल फीस के लिए जो पैसे दे रहा हूँ वो 50 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे 5% है। ये किसकी तरह है समझो? ये वो रेंट वाले की तरह है। रेंट वाले में क्या हुआ? 2,40,000 से ऊपर है तो 10%, लेकिन जिन जिन के ऊपर वो 194I वाली एप्लीकेशन नहीं आया उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि अगर 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है तो 5%, लिमिट बढ़ा दी, रेट कम कर दी। यहाँ पे भी वही हुआ।
कॉन्ट्रैक्टर कवर होता है 194C में, कमीशन कवर होता है 194H में, और प्रोफेशनल टेक्निकल फीस कवर होती है 194J में। जिनके ऊपर इन 3 सेक्शन में लायबिलिटी नहीं आ रही है, और अब वो मतलब ये नॉन ऑडिटी है या आइदर पर्सनल नेचर में पे कर रहे हैं, ऑडिटी एसएससी भी है, तो वहाँ लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो फिर अब आप किसी भी पर्पस के लिए पे करो, 50 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हो तो लिमिट बढ़ा दी, रेट कम कर दी, कितनी कर दी, ओनली एंड ओनली 5% कर दी। इसलिए बोला स्टार मार्क कर लो। ये रेयरली यूज टीडीएस के सेक्शंस है। टीडीएस का कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं आता जो ऑलरेडी पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में कवर हो रहा हो। सेक्शन ऐसा आता है जिसका एस्पेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ को बिलोंग करता हो। वो पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में हमने नहीं पढ़ा होगा, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ टीडीएस में ही पढ़ेंगे। क्योंकि सोचो ये सेक्शन आपके पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में कवर हो ही नहीं सकता। ये कहाँ कवर होगा, आपके पर्सनल लाइफ में ही कवर होगा। नेक्स्ट, हाँ लाइबिलिटी आएगी ना आपके ऊपर, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, आगे पढ़ेंगे अपन। मतलब इधर खर्चा अलाउड डिसअलाउड की तो बात आएगी नहीं, तो आगे पढ़ेंगे अपन क्या लाइबिलिटी आएगी आपके ऊपर, कॉन्ट्रावेंशन पे क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, वो पढ़ोगे आप। ठीक है, अब ये है 194N। अगर आपको याद हो, टेस्ट अच्छे से देते हो तो 1 करोड़ का विड्रॉवल की वाली बात आई थी, मैंने कहा था आपने पढ़ा नहीं है, इग्नोर कर दो। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करता है और वो सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा तो उसके ऊपर बैंक 2% डिडक्ट करने लगेगी। 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक। कोई सा भी अकाउंट हो, रखो ना, क्यों नहीं रखेगा। बैंक टू बैंक पेमेंट करो ना, विड्रॉल मत करो। आज शब्बीर सर के खाते पे 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, उनको किसी को पेमेंट करना है तो ऑनलाइन करें ना, यही तो चाहती है सरकार। वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो बैंक से विड्रॉ करूँगा। भाई कर, तेरा पैसा है, हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस डिडक्ट करके कहाँ जमा कराएंगे, सरकार के पास। इतना बड़ा आदमी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करेगा ही सही, तो तेरा टैक्स भी बनता ही होगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। ठीक है, तो ये किस लिए लगाया गया, सिर्फ डिस्करेज करने के लिए कि जो कैश के ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक रूल और है, शायद आगे लिखा हुआ होगा यहीं पे, कि 1 करोड़ की लिमिट गिरा के 20 लाख कर देते हैं जिन्होंने अपना 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होता है। वो जिन्होंने कंटिन्यूस 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ना, उनके लिए कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी है, 20 लाख की है। तो पता है बैंक वाले कैसे ऑपरेट करते हैं, बैंक वाले तो उनको क्या पता किसने अपना रिटर्न फाइल किया, किसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो तो खटाक करके जैसे ही कोई 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करता है तो 20 लाख के ऊपर करते ही टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। कितना परसेंट, 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेते। फिर वो कहते हैं कि भाई साहब टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, अब अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर विड्रॉल्स में टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आपके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न बैंक में सबमिट करा दो। सबमिट कर दोगे, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर आपका फिल्टर 20 लाख से उठ के कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर तो कोई सा भी माइका ला लो, 3 साल के रिटर्न हो के 30 साल के रिटर्न हो, सबके ऊपर ही क्या लगेगा, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली बेटा वन टाइम कैसे होगा, हर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ तक विड्रॉ कर सकते हो, 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बात पे तो विश्वास कर। एग्रीगेट है या इंडिविजुअल है, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। डिडक्टर बेस्ड एग्रीगेट है, डिडक्टर बेस्ड एग्रीगेट है। मतलब कार्तिक ने मेरे ही बैंक में 3 अकाउंट खुलवा रखे हैं कार्तिक के पैन कार्ड के ऊपर। कार्तिक की अलग अलग कंपनीज है तो वो अलग अलग पैन कार्ड है, अलग अलग एसएससी है। सिंगल एसएससी ने मेरे एक बैंक में 3 अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो तीनों अकाउंट में से क्यूमुलेटिवली 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ हो रहा है तो तीनों में टीडीएस डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सालाना लिमिट होती है, अगले साल 1 करोड़ वापस 0 से काउंट होना चालू होगा। ठीक है, कहाँ
बोला मैंने, बिजनेस अलग अलग हो गया तो 1-1 करोड़ सबके लिए है, क्योंकि असेसी अलग अलग हो गया। नहीं है, नहीं है, क्यों बोला मैंने, बिजनेस अलग अलग नहीं है तो मतलब बोर हो गया यार पढ़ते पढ़ते। 20 लाख वाली बात लिखी हुई है ना इन्होंने, ये रहा 5% क्या कह रहा है, अच्छा ऐसा भी बोल रहे हैं क्या? इन केस ऑफ रिसीडेंट नॉट एक करोड़ से ऊपर हो गई तो फिर 5% हो गया भाई, ये तो और कमीना है। 20 लाख से टीडीएस डिडक्ट होना चालू होगा, 1 करोड़ तक 2% रहेगा, 1 करोड़ के ऊपर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, आईसीआई ने इस सेक्शन को ओवरऑल कंप्यूटेशन वाले सेक्शन में इंक्लूड कर रखा है। वो क्वेश्चन आपका आईसीआई का ही था, उसमें 1 करोड़ उसने विड्रॉ कर रखा था। ठीक है, तो 1 करोड़ था तो 1 करोड़ का 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे अपन। ठीक है, 50,000 रुपये। एक करोड़ से बाद जो विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर 5% होगा। 20 से कि 1 करोड़ तक 2% डिडक्ट होगा, 1 करोड़ से ऊपर जो विड्रॉ कर रहे हैं उस पर 5% विड्रॉ होगा। कौन सी पेनल्टी, कौन सा फॉल्ट? नहीं 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 बेटा, 3 साल के लिए तो यूं है, हाँ जिन्होंने फाइल नहीं किया उन्हें, आज जिन्होंने फाइल किया उनके लिए भी 1 करोड़ के ऊपर तो 5% ही है। था लिखा हुआ 10%। पॉज कर बेटा, मैं सेक्शन पढ़ लूँ। बेटा समझो कि हमने कैश विड्रॉल किया, कितना विड्रॉल करा, 20 लाख से ऊपर, तो कितना डिडक्ट होगा, 2%। और ये 20 लाख से ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा था अपन 1 करोड़ की लिमिट को भी क्या कर गए, एक्सीड कर गए। जैसे ही 1 करोड़ की लिमिट को एक्सीड कर गए 2% बढ़ के कितना हो गया, 5%। अब ये प्रोविजन किसके लिए है, जिसने 3 प्रीवियस ईयर के आईटीआर फाइल नहीं किए होंगे। जिन्होंने आईटीआर फाइल कर रखे हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने आईटीआर फाइल कर रखे हैं, उनके लिए लिमिट ही कितने से स्टार्ट होगी, 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर कितना परसेंट, 2%। ठीक है, नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा।